नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है और जो लीनियर इक्वेशंस होती है उनका सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हमने अभी तक इसके जो पहले हमने जो पार्ट्स पढ़े थे या पहले के जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने देख लिया कि एक मैट्रिक्स क्या होती है, उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, एक डिटरमाइंट्स क्या होती है, उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, डिटरमाइंट्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, वो हमने इससे पहले देख लिया, उनका बेसिक बातें। आज हम बात करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है और लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं पहले वाली बात तो आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स को हम इस चिन्ह के रूप में लिखते हैं और इसके अंदर जो अवयव होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस प्रकार होते हैं। ये जितने का लेना चाहिए हम उतने का ले सकते हैं। जैसे ये कितने आ गए, यहाँ से लेके ये हम ये मान लेता हूँ कि ये M1, ये M2 और यहाँ तक ये AN, ये 2N, ये इस प्रकार MN तक रहता है। तो यहाँ पे हम बता सकता हूँ कि यहाँ से ये क्या होगा, इसकी रो R1, ये रो R2, तो यहाँ से ये रो कौन सी हो जाएगी, रो एम वी रो हो जाएगी। यहाँ से कॉलम की बात करें तो ये कॉलम कौन सा होगा, C1, ये कॉलम कौन सा होगा, C2, ये कॉलम कौन सा होगा, C3 और इस प्रकार ये कॉलम कौन सा होगा, CN। हमने क्या कहा था, किसी मैट्रिक्स के अंदर ये इनको रो बोलते हैं, अर्थात इनको पंक्तियाँ बोलते हैं, और ये क्या है, इनके रो है। और इसके बात करते हैं इसके ऑर्डर की कि ये कितने ऑर्डर का है। तो सबसे हम ऑर्डर कैसे बताते हैं, रो इंटू कॉलम। रो के कितने रो है टोटल, m, और कॉलम कितने हैं, n। तो ये m क्रॉस n का एक क्या है, मैट्रिक्स है। ये तो हमने इसके बारे में बता दिया था कि ये m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स इसके पास रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैपिटल अक्षर में यहाँ लिखा जाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद में हमने देखा था डिटरमाइंट्स। डिटरमाइंट्स के लिए हमने कहा था कि ये क्या होता है, जो वर्ग अवयव होते हैं, वर्ग अवयव किस में लिख सकते हैं, इस प्रकार इनको मैट्रिक्स को इस प्रकार लिखा जाता है। ये जैसे कि यहाँ पे इसमें अंतर इतना होता है कि यहाँ पे कितने बाई कितने की भी इक्वेशन बन सकती है। जैसे 2/3 की मैट्रिक्स बन सकती है, 1/3 की बन सकती है, 3/1 की बन सकती है, 4/6 की बन सकती है, 4/4 की बन सकती है, 3/3 की बन सकती है। लेकिन जो मैट्रिक्स होती है, ये डिटरमाइंट्स होते हैं, ये डिटरमाइंट्स होता है वो हमेशा वर्ग अवयव होता है। अर्थात ये या तो 2/2 की बनेगी, या 3/3 की बनेगी, या 4/4 की बनेगी, या ऐसे कितने n/n की बनेगी। अर्थात ये यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और ये जब 2/2 की होती है इसको बोलते हैं 2 क्रम की सारणिक, इसको बोलते हैं 3 क्रम की सारणिक, इसको बोलते हैं 4 क्रम की सारणिक, इसको बोलते हैं 5 क्रम की सारणिक। ये तो था मैट्रिक्स और ये थी सारणिक। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि सारणिक क्या होते हैं, डिटरमाइंट्स क्या होते हैं। आज बात करेंगे कि इनका जो व्युत्क्रम किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। अब व्युत्क्रम फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे मान लिया हमें एक पता था, हमने एक पढ़ा था इकाई मैट्रिक्स, इकाई अवयव। इकाई अवयव को हमने I से रिप्रेजेंट किया था। अगर 2/2 का अगर लेता हूं मैं इकाई मैट्रिक्स तो ये यहाँ से 1 0 0 हुआ, ये। अगर 3/3 का इकाई मैट्रिक्स लेता हूं तो ये होता है। ये हमने पहले देख लिया था कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का मान 1 होता है, बाकी के उसके अलावा सभी शून्य होता है, तो वो मैट्रिक्स को हमने क्या कहा था, इसके यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इकाई मैट्रिक्स होते हैं। और इनका मान कितना होता है, 1 इनका मान होता है। अगर इनका मान निकालना चाहिए तो इनका मान कितना होता है, 1 होता है। अब हमें पता है कि मैं अगर इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वापस क्या होता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। यही आता है कि मैंने क्या किया कि मैं दो मैट्रिक्स को, जब इकाई मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करता हूं तो वापस मेरे पास वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है।
यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स को मैंने किसके साथ किया, किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास वापस क्या प्राप्त हो रहा है, मेरे को ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से मेरे को इसका पता लग रहा है इसका मान कितना होता है 1। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि मैं अगर किसी संख्या को अगर इसके व्युत्क्रम से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे को मान कितना प्राप्त हो जाता है 1। जैसे 6 को इसके व्युत्क्रम कितना होता है 1/6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ से अगर इसके व्युत्क्रम की डेफिनेशन देना चाहूँ तो मैं अगर a b बराबर अगर मेरे पास i प्राप्त हो जाए, i का मतलब क्या हो गया कि 1, अर्थात यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि a का व्युत्क्रम क्या होगा b और b का व्युत्क्रम क्या होगा a, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम। मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1/5 का व्युत्क्रम क्या है 5, और यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि 5 का व्युत्क्रम क्या है 1/5, तो ये एक दूसरे के क्या है इन्वर्स है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास एक कोई क्या है वर्ग, हम ऐसा किसकी बात करेंगे, वर्ग मैट्रिक्स की बात करेंगे इन्वर्स के अंदर, वर्ग मैट्रिक्स। अब यहाँ से इन्वर्स मैट्रिक्स की अपन डेफिनेशन देना चाहिए तो क्या दे सकते हैं कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है जो से जैसे मान लिया कि एन क्रम की कोई वर्ग मैट्रिक्स है, ए क्या है एम क्रम की कोई वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है। तब b कोई अवयव इस प्रकार है, b कोई अवयव इस प्रकार है कि ताकि ए बी बराबर क्या प्राप्त हो जाए i प्राप्त हो जाए, ए बी बराबर क्या प्राप्त हो जाए i। तब मैं क्या बोल सकता हूं कि a का व्युत्क्रम क्या होगा b, a का व्युत्क्रम क्या होगा b। यहां से क्या प्राप्त, अब इसको दूसरे प्रकार भी देख सकता हूं, जैसे a को मैं क्या कर दूं, इस b को इधर भेज दूं तो i/b, तो a बराबर क्या हो जाएगा i इंटू b इनवर्स, और b इनवर्स को किसी भी एक i के साथ किसी को भी वापस करो तो क्या आ जाएगा ये b इनवर्स। तो यहां से ये a का क्या आ गया इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, देखो हमने इसका बेसिक एग्जांपल से भी समझ लिया कि किसी भी संख्या के जैसे मेरे अक्ष को अक्ष के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मान प्राप्त होता है 1, y को y के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका मान कितना होता है 1। तो ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूं कि इस मैट्रिक्स को अगर इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स हो जिससे मल्टीप्लाई करने पर मेरे को क्या प्राप्त हो जाए, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, इकाई अवयव प्राप्त हो जाए, तो मैं क्या बोल दूंगा कि a का व्युत्क्रम क्या होता है b होता है, अर्थात a का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा b के इक्वल होगा। ये बता सकता हूँ कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे होता है। अब ये तो थी इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। अब बात करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। व्युत्क्रम अवयव, इनवर्स मैट्रिक्स। अब ये फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। अब देखो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका तो हम क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स ली मैंने 5 6 7 2 3 4 1 2 1, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली और इसका मेरे को क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो मैं इसके मल्टीप्लाई में किसी संख्या किसी अवयव जैसे मान लिया मैंने 20 से इसको क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसके बराबर क्या आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी 3/3 की मैट्रिक्स होगी क्योंकि ये 3/3 का है, वर्ग अवयव होना चाहिए, तो हमें प्राप्त होने वाला वो भी क्या होगा वर्ग अवयव प्राप्त होगा। अगर इन दोनों को मैं बात करता हूँ, अगर इन दोनों का गुणन इस प्रकार आ जाए ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए i हो जाए। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको अगर i बना देता हूँ, इसको अगर i बना दूंगा और इसके सापेक्ष इन दोनों को चेंज करता रहूंगा तो ये क्या जाएगा, इसका व्युत्क्रम आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको i बना दिया तो ये क्या हो जाएगा i इंटू बी बराबर यहाँ पे कोई ना कोई क्या आएगा, कोई मैट्रिक्स आएगा। अब हमें पता है इसको मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा वैसे वैसे इसको भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे चेंज करूंगा तो हमें इसका मान अगर i आ गया तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये b क्या था, हमने b को क्या बोला था
इनवर्स बोला था ए का व्युत्क्रम किसको बोला था, बी को। तो यहाँ से हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, आई इंटू बी क्या हो जाएगा, बी। और यहाँ पे जो अवयव जो आएगा मैट्रिक्स उसको क्या बोल देंगे कि ये ए का क्या है, व्युत्क्रम अवयव होता है। एक तरीका तो ये था करने का। दूसरा तरीका एक और होता है कि अगर ए के इनवर्स का मान निकाला जाए तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मापांक, ये फॉर्मूला होता है एक। ए इनवर्स को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कि ए इनवर्स का मान अगर डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मापांक। अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चला, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। अब यहाँ से मेरे को देखने के पता चला कि अगर यहाँ पे मान लिया मैं कि ए का मान सबसे पहले इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम कब प्राप्त किया जा सकता है, व्युत्क्रम तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ए का मापांक का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ए का मापांक का मान अगर 0 हो जाता है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि यह अव्युत्क्रमीय अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव। क्यों, क्योंकि जब इसका मान 0 हो गया तो 0 में किसी संख्या का भाग देगा तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इस स्थिति में अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो इनवर्स है इस इनवर्स का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनवर्स का मान फाइंड आउट नहीं कर सकते, मैं क्या बोल दूंगा कि ए का मापांक का मान अगर 0 आता है इस कंडीशन में मैं क्या बोल दूंगा कि इस कंडीशन में मैं क्या नहीं कर सकता, इस व्युत्क्रम, इस जो अवयव था इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह अव्युत्क्रमीय अवयव की कंडीशन होती है। इसे कौन सा बोलते हैं कि यह अव्युत्क्रमीय अवयव होता है। और हमें अगर इसका व्युत्क्रम प्राप्त करना है तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, ए मापांक बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमीय अवयव की कंडीशन होती है, व्युत्क्रमीय अवयव। यह व्युत्क्रमीय अवयव की कंडीशन होती है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स का हम व्युत्क्रम फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन से जो मैट्रिक्स होता है उसका व्युत्क्रम का फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे मान लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने मान लिया कि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसका मैं व्युत्क्रम फाइंड आउट कर सकता हूँ, अर्थात इसका व्युत्क्रम प्राप्त कर सकता हूँ क्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए के मापांक का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए के मापांक का मान फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे हमने देखा था सारणिक में जैसे मान प्राप्त किया था वैसे इसका मान क्या करते हैं, मान प्राप्त करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है, वो कैसा प्राप्त हो रहा है। अगर 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं किया जा सकता। और अगर ये 0 के नॉट इक्वल टू 0 आता है तब मैं बोल दूंगा कि इसका व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सकता है। ये तो थी इनकी बात करने की। अब बात करते हैं यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए आया, ये क्या है। क्योंकि हमें ए का मापांक भी पता है, ए इनवर्स भी याद कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ये नहीं पता कि एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था सहखंड निकालना सीखा था हमने। बस वही सहखंड अगर आपको आता है तो यहां पे हम एडजॉइंट भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया, अब दोबारा से बता देता हूं सारी बातें। जैसे ए कोई मैट्रिक्स था, ये 3x3 का था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3x3 की क्या है, एक मैट्रिक्स। पहले सबसे पहले बात करते हैं उपसारणिक की। उपसारणिक के लिए मैंने क्या कहा था, ए की उपसारणिक, इसको बोला था ए, यही बोला था। ये क्या आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगी A22 A23 A32 A33, यही बोला था। और यहां से ये आ गया तो A12 आ जाएगा। A12 का मतलब यहां से इसकी उपसारणिक क्या आ जाएगी, ये कैंसिल यहां से क्या आ जाएगी A21 A223 A31 A33। इसी प्रकार A13 की इस उपसारणिक का मान ज्ञात कर सकता हूं। इसकी उपसारणिक क्या आ जाएगी A21 A22 A31 A32।
इसी प्रकार मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ, A21, इसका मतलब इसकी उपसारणिक का मान फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया, A12, A31, A32, A33। इसी प्रकार मेरे पास क्या आ जाएगा, A22। हमने ये सब पहले निकाल के देख लिया था कि सेकंड कैसे निकालते हैं, उपसारणिक क्या होती है। मैं दोबारा बता रहा हूँ सब बातें। A22 का मान ये रहा, A22 की उपसारणिक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से A11, A13, A31, A33। इसी प्रकार A23 का मान क्या हुआ, ये रहा A23। यहाँ से ये कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, A11, A12, A31, A32। ठीक इसी प्रकार A31 ये रहा, A31 का मान क्या आ जाएगा, A12, A13, A22, A23। ठीक इसी प्रकार A32 का मान क्या आ जाएगा, ये रहा 32, ये कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा, A11, A13, A21, A23। इसी प्रकार A33 आ जाएगा, A33 ये रहा, A33, यहाँ से क्या बच गया, A11, A12, A21, A22, ये आ गया। ये हमारे पास सभी के सभी क्या आ गए, उपसारणिक का मान आ गया, उपसारणिक। हमने ये भी देखा था। अब इन उपसारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस ही, तो यहाँ से इसका मान क्या हो जाएगा, कोई ना कोई मान प्राप्त हो जाएगा। अगर इस मान को, उपसारणिक को हम सहखंड में बदलना चाहिए, सहखंड F11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 × A1। अर्थात A11 के साथ अगर प्लस माइनस चिन्ह अगर आ जाता है, चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, उपसारणिक किस में कन्वर्ट हो जाती है, इसके सहखंड में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही F2 का मान क्या आएगा, -1 की पावर 1 + का 2 और A12। ऐसे ही F31 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3, 1 + का 3, A की पावर 1 3। इसका मतलब यहाँ से हम बता सकता हूँ कि -1 की पावर कितना हो गया, प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A11 प्लस चिन्ह के साथ। ये किसके साथ आएगा, माइनस चिन्ह के साथ A12, और ये किसके साथ आएगा, प्लस चिन्ह के साथ A13। तो ये किसके बराबर आएगा, F13 के साथ। ऐसे ही F21 निकालेंगे, F22 निकालेंगे, F23 निकालेंगे, F31 फाइंड आउट कर लेंगे, F32 फाइंड आउट कर लेंगे, F33 फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने पहले वाले पार्ट में देख लिया, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में, वहाँ सहखंड निकाला हमने सीखा था, और वहाँ पे हमने यहाँ तक देख लिया था। इसका मतलब यहाँ पे जो मान आएंगे, ये सहखंड होगा, एक क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगी, ये सहखंड होगी। इस सहखंडों की मैट्रिक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33। इन उप जो ये सहखंड है, सहखंडों का एक मैट्रिक्स आएगी हमारे पास कि F11 का मान भी आएगा, F2 का मान भी आएगा, F1, 2, 3 का भी मान आएगा, F21 का भी आएगा, F22 का भी मान आएगा, F3 का भी मान आएगा। ये माना गया। अगर इसका ट्रांसपोर्ट निकाल दिया जाए, अर्थात इसका परिवर्तित अवयव, उसको क्या कहा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33 का क्या निकाल दिया जाए, परिवर्तित अवयव, अर्थात इसका ट्रांसपोर्ट निकाल दिया जाए। इसका जैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या आ जाएगा, ये किस में, इसकी पंक्तियाँ किस में चेंज हो जाएगी, स्तंभ में। तो ये फर्स्ट पंक्ति किस में चेंज होगी, F11, F12, F13। सेकेंड पंक्ति सेकेंड कॉलम में F21, F22, F23। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में F31, F32, F3। इसको क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कहा जाता है। ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स का मान चाहिए तो हमें सीधा सा पता है ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ए का मापांक। जब ये मान प्राप्त कर लेंगे तो यहां से हम क्या कर लेंगे,
ए इनवर्स का मान फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये दो तरीके थे यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट करने के, और इनके द्वारा ही हम क्या करेंगे, इनवर्स का मान फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम हम ये मेथड काम में लेते हैं, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए में ए के मापांक का भाग लगा देते हैं, ए के मापांक का जैसे भाग लगाते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स का मान फाइंड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में इसके देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक थ्योरम्स हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है, और वो थ्योरम्स आपको याद रखनी है हमेशा। जो फर्स्ट थ्योरम है वो है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है ए का मापांक इंटू आई। ये एक थ्योरम है, और इस थ्योरम को हमें कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, आई इंटू ए के मापांक के इक्वल होता है। तो हमें इसको सिद्ध करने के लिए जैसे कोई भी एक ए कोई ले लेता हूँ मैं, कोई मैट्रिक्स 2x2 के कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ये ले लिया 2 3 1 4। अब हमें पता है इसके क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से इसके उपसारणिक, तो 2 की उपसारणिक क्या हो जाएगी 4, 3 क्या हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका लूंगा तब यहाँ से ये कैंसिल क्या बच जाएगा, केवल 4। अब यहाँ से हमें पता है इसकी ये सारणिक है, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं अगर a11 निकालना चाहूँ, a11 इसका मतलब a11 ये रहा, a11 के मान क्या जाएगा 4, a12 का मान कितना हो जाएगा, a12 का मान लीजिए, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1। यहाँ से a21 ये रहा, a21 का मान कितना जाएगा 3, और a22 का मान कितना जाएगा, ये रहा 22, यहाँ से कितना मान आ गया। अब ये हमारे उपसारणिक का मान आ गया। उपसारणिक से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, सेकंड में। सेकंड क्या आएगा f11, जब चिन्ह के साथ बदल दिया जाता है ये किसके साथ आएगा, देखो 1 + 1, तो ये कितना जाएगा प्लस, तो ये +4। f12 ये क्या जाएगा -1, यहाँ से ये कितना जाएगा f21 ये कितना जाएगा -3, और ये किसका आ जाएगा f22 ये कितना जाएगा प्लस का। और हमने देखा था जब इनका क्या किया जाता है, ये भी एक कोई ना कोई क्या होगा मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को किसका बदल जाए, ट्रांसपोर्ट में। जब एडजॉइंट ऑफ ए प्राप्त होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान कब प्राप्त होता है, f11 f12 f21 f22। हमने ये देखा था कि इसको क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, f12 आता है यहाँ था लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट कर दिया तो ये यहाँ आ गया। f11 का मान कितना है 4, f12 का मान कितना है 1, f21 का मान कितना है -3, और f22 का मान कितना है 2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें पता है कि इसका हम कौन सा पार्ट हल कर रहे हैं, एक बार इसका LHS पार्ट हल कर रहे हैं। इसका LHS पार्ट के बराबर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें करना क्या है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आ गया 4 -3 -1 और 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए मैट्रिक्स क्या था 2 3 1 4। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया, इसको इससे करते हैं 4 को 8 -3 -3, यहाँ से इसको किया ये कितना आ गया 12 है, और इसको इससे किया -12। यही है। बाद में इसको इससे करते हैं -2, इसको इससे किया +2, इसको इससे किया -3, और इसको इससे किया ये प्लस का है। यहाँ से इसको सोल्व किया, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया 0, और ये कितना आ गया 5। और सारणिक में हम जानते हैं जब भी कोई वस्तु कॉमन लेते हैं तो सभी में से आता है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखता हूँ 5 × यहाँ से 1, 5 में से यहाँ 0 0 1, ये आ गया इसका LHS का मान।
अब करते हैं इसका RHS का हल। RHS का मान क्या है? ए के मापांक बराबर, सबसे पहले ए के मापांक का मान फाइंड आउट करते हैं। ए का मापांक ये रहा, ए का मापांक या तो किससे करो, रो से, या कर दो कॉलम से। तो मैं रो से करता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × 3 - 3 × 1, तो ये कितना आ गया 6 माइनस के 3, ये कितने आ गए 3, ये 4 है यहाँ पे। 2 × 4 8 माइनस 1 कितना हो गया 5। यहाँ से इसको किससे मल्टीप्लाई किया? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 0 0 1। तो इसको हल किया, ए का मापांक इंटू आई इक्वल क्या आ गया 5 × A1 0 0 1। ये किसके इक्वल है? LHS पार्ट के इक्वल है। ये रहा LHS पार्ट, तो ये किसके इक्वल है? LHS पार्ट के इक्वल है। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट थ्योरम थी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, या आप बोल सकते हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल किसके इक्वल है कि ए के मापांक इंटू आई के इक्वल है। और यहाँ पे जो आई है ये क्या है? आई है जो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ से इस थ्योरम से हमें क्या देखने को मिला, इसको हमने सिद्ध कर दिया कि ये इस प्रकार होता है। अब यहीं से ही हमारा जो इनवर्स का मान है ना, यहीं से निकलता है। जो इनवर्स वाला फॉर्मूला बना वो यहीं से बनता है। कैसे बना देखो, यहां से हमारे पास क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल क्या है? ए का मापांक इंटू आई, यही है। अब मैं क्या कर देता हूं, यहां से मैं इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दिया। यहां से क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल क्या आ गया? ए का मापांक इंटू ए बराबर क्या आ गया? आई। इस ए को इधर भेज दिया मैंने, यहां से क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ए का मापांक बराबर आई अपॉन ए। आई अपॉन ए, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि ए का इनवर्स इंटू आई इक्वल क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ए का मापांक। इस ए आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? ए इनवर्स का मान क्या मतलब क्या हुआ कि ये ए का क्या है? व्युत्क्रम इनवर्स है। इसको क्या बोल सकता हूँ? ए इनवर्स बराबर क्या प्राप्त हो गया? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल ए का मापांक। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला था कि ए इनवर्स का हमने क्या देखा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मापांक। तो ये यहाँ से प्राप्त होता है हमें ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसके साथ साथ में ये थ्योरम भी हमें याद रखना है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम आती है सेकंड, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। कि कोई भी व्युत्क्रमीय अवयव है, इसका जो व्युत्क्रम होता है वो यूनिक होता है। अर्थात इसका जो जैसे किसी भी अवयव है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का अगर हमें ए इनवर्स चाहिए, ये ए इनवर्स क्या होगा? एक अद्वितीय होगा। अर्थात इस अवयव के लिए ये फिक्स होगा कि यही अद्वितीय होगा। अर्थात ये जो इनवर्स होगा ये किसी और, यहाँ इसके जो व्युत्क्रम होगा ये और व्युत्क्रम नहीं हो सकते। इसका मतलब ये एक ही व्युत्क्रम होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स नहीं होगा जो इसके व्युत्क्रम होगा। अर्थात जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। अब यहाँ पे ये एक थ्योरम है, तो ये थ्योरम हमें याद रखनी है, या इसको अपन देख सकते हैं और भी मान सकते हैं। जैसे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मैं मानता हूँ कोई कि ए कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। हम जानते हैं कि इसका जो व्युत्क्रम होगा वो अद्वितीय होगा, अर्थात यूनिक होगा। तो मैं मान लेता हूं, माना
ए के कोई दो व्युत्क्रम है बी व सी। ए के मैंने क्या कितने व्युत्क्रम मान लिए? दो। अतः मैं क्या बोल सकता हूं, मैंने दो मान लिए कि दो लेके चलता हूं, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तब तो बोल दूंगा कि ये दोनों क्या होते हैं? अद्वितीय, अर्थात ये दोनों एक ही होंगे। अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो मैं बोल दूंगा कि इसके जो यूनिक होता है यूनिक नहीं होता है। अब यहां से मैंने इसके क्या मान लिए? दो व्युत्क्रम मान लिए कि बी और सी इसके दो क्या है? व्युत्क्रम है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक का व्युत्क्रम क्या है? बी। इसका मतलब ये भी क्या आएगा? आई, अर्थात बी एक का मान भी कितना आएगा? आई। या क्या बोल सकता हूं, एक का व्युत्क्रम क्या है? सी, तो ए सी बराबर सी ए बराबर भी क्या आएगा? आई। क्योंकि ये क्या है? ए व बी ए का व्युत्क्रम है बी और ए का व्युत्क्रम है सी। क्योंकि हमने दोनों को माना है, क्योंकि हमें यूनिक सिद्ध करना है और मैंने मान लिया कि ये इसके दो व्युत्क्रम है, तो ये इस ए का व्युत्क्रम बी का व्युत्क्रम है, तो इन दोनों का मान कितना आएगा? इसके इक्वल आएगा। और इन दोनों का गुणनफल किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा। यहाँ से मैं लेता हूँ कि ए बी बराबर आई, ये मैं लेके चलता हूँ। मैं इसको क्या कर दिया? सी से गुणा करने पर, सी से गुणा करने पर, तो यहाँ से क्या गया? सी ए बी इंटू सी आई। और मैं सी को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? ऐसे सी ए इंटू बी बराबर सी आई। यहाँ से क्या गया? सी ए इंटू बी बराबर सी आई। और सी ए मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट से, और यहाँ पे देखो सी ए, अब मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ? बाई इक्वेशन 2 सी ए। बताओ सी ए किसके इक्वल है? आई के। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? आई इक्वल बी बराबर क्या आ गया? सी आई। और आई इंटू बी क्या होता है? बी। और सी इंटू आई क्या होता है? सी। तो यहाँ से ये बी और सी दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आ गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि किसी व्युत्क्रमी अवयव का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये बी और सी था, अलग अलग माने थे, ये दोनों क्या है? एक ही है। अर्थात बी व सी अवयव एक ही है। अतः ए के व्युत्क्रम अवयव यूनिक है। यूनिक है या बोल सकते हो आप इसका कि अद्वितीय है। यहाँ पे ये हमारी थ्योरम होती है कंप्लीट। इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरम आती है वो सिद्ध करते हैं। थ्योरम नंबर 3, यदि ए व्युत्क्रमणीय है तो ए के ट्रांसपोर्ट भी व्युत्क्रमणीय होगा। भी व्युत्क्रमणीय होगा। यदि ए व्युत्क्रमणीय है तो ए का जो ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवर्तित अवयव होगा वो भी क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा। अब कोई भी व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब ए अवयव व्युत्क्रमणीय कब हो सकता है? जब ए के मापांक का मान नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएगा। इसी प्रकार जब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए व्युत्क्रमणीय है तो ए का ट्रांसपोर्ट का मान भी क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और ए का ट्रांसपोर्ट का मान भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब यह है क्या होता है? व्युत्क्रमणीय होता है। फॉर एग्जाम्पल से इसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैंने ले लिया 2 1 1 1 2 1 1 1 1, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसके मापांक का मान फाइंड आउट करता हूँ। ए के मापांक का मान, ए के मापांक का मान फाइंड आउट किया है तो क्या आ गया? 2, यहाँ से कट गया 2 माइनस का 1, माइनस का 1, यहाँ से ये कैंसिल 1 माइनस का 1, और यहाँ से क्या आ गया? 1, इससे ये कैंसिल, ये क्या आ गया? 1 माइनस का 2। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 2, ये 0, यहाँ से क्या आ गया? माइनस का 1,
माइनस का 1 ये क्या है 1, ये नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ए के मापांक का मान क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो ए का ट्रांसपोर्ट भी देख लो, ए का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट करो ए 1 1, ए 2 1 और ए 1 1 सेम ही है। ये अलग अलग लेके भी देख सकते हो आप। इसका अगर ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्ट का मापांक निकालेंगे, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या बोल दूंगा कि यह भी क्या है, व्युत्क्रमणीय है, और यह भी क्या है, जब ए व्युत्क्रमणीय है तो ए का ट्रांसपोर्ट भी क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। और इस प्रकार हमने थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं कि ए और बी कोई दो अवयव है थ्योरम नंबर 4, यदि ए व बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव है, ये दो व्युत्क्रमणीय अवयव है, तब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव है। तब हमें सिद्ध करना है कि ए बी की इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। जब ए और बी दोनों कैसे हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव, तब हमें सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर क्या होगा, बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स के इक्वल होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ देखो, ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए, पहले बात तो ये दोनों जो अवयव हैं एक ही क्रम के हैं, दोनों क्या है, एक ही क्रम के अवयव हैं, दोनों एक ही क्रम के अवयव हैं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, दोनों व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब क्या हो गया, ए का मापांक नॉट इक्वल टू 0 और बी का मापांक नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों कैसे दिए हुए हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव दिए हुए हैं। हमें सिद्ध करना है जब एक का मापांक भी इसके 0 के इक्वल दिया है, ये भी इसका ये भी 0 इसके दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि ए और बी दो कैसे हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव है, अर्थात दोनों एक ही क्रम के हैं, तो इन दोनों का गुणन भी संभव है। दो अवयव है तो इनका दोनों का गुणन भी संभव है। और दोनों का गुणन हमें एक प्रमेय पढ़ी थी कि जब दो अवयव जिस क्रम के होते हैं उनका गुणन किया जाता है, तो गुणन करने वाला जो अवयव प्राप्त होता है वो भी सेम ही क्या आता है, क्रम का अवयव होता है। तो ये ए जिस क्रम का था, ये दोनों सेम क्रम के हैं, तो ये ए बी जो गुणन होगा वो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। अर्थात यहां से भी क्या बोल सकता हूं कि ए, इसको क्या बोल सकता हूं, ए का मापांक इंटू बी का मापांक। हमें पता है ए का मापांक भी नॉट इक्वल टू 0, बी का मापांक भी नॉट इक्वल टू 0, क्या कि ए का मापांक भी नॉट इक्वल टू 0 है और बी का मापांक भी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी का मापांक भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा, ए बी का मापांक भी नॉट इक्वल टू 0। अगर इनमें से कोई एक भी 0 होता तो मैं क्या बोल सकता था कि इसका मापांक क्या होता 0, लेकिन हमें पता है ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, इसका मतलब इसका मापांक का मान भी 0 नहीं होगा। इसको 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं कि ए बी का मान 0 नहीं है, अतः इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके मापांक का मान 0 नहीं है, इसका मतलब इसके व्युत्क्रम का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। अब मैं मान लेता हूं कि जो B इनवर्स और C इनवर्स है, ये किसी जो B इनवर्स आएगा और A इनवर्स आएगा, ये कोई ना कोई अब मैट्रिक्स आएगा। इस मैट्रिक्स को मान लेता हूं कि ये C के इक्वल कोई मैट्रिक्स है। मैंने क्या मान लिया कि ये जो B इनवर्स माइनस ये A इनवर्स का मान है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इनवर्स को, तो ये किसी ना किसी मैट्रिक्स से इक्वल आएगा। यहाँ से ये दोनों किसी ना किसी अवयव के मैट्रिक्स से इक्वल आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, दोनों तरफ AB से गुणा करने पर, यहाँ से AB से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, AB इंटू बी इनवर्स A इनवर्स
इक्वल क्या आ जाएगा ए बी सी। यहाँ से हम जानते हैं कि ए बी ये बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल ए बी सी। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये किसके इक्वल होता है, चूंकि बी इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के, तो यहाँ से किसका मान आ गया आई, तो ए इंटू आई बराबर ए इनवर्स बराबर ए बी सी। यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं कि ए इंटू आई, चूँकि ए इंटू आई बराबर क्या होता है ए, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या हो गया ए बी इंटू सी। और यहाँ से हम जानते हैं चूँकि ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है आई के, तो यहाँ से क्या आ गया आई बराबर क्या आ गया ए बी सी। अब हमें पता है कि जब दो ये कोई ना कोई मैट्रिक्स है, ये कोई ना कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जब इन दोनों का गुणन किसके इक्वल हो ये, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी का इनवर्स क्या होगा सी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मेरे को क्या पता चला है कि ए बी का व्युत्क्रम अवयव सी है, अर्थात ए बी का व्युत्क्रम बराबर होगा सी, यही होगा ए बी का व्युत्क्रम बराबर क्या होगा सी। ए बी का व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया ए बी का व्युत्क्रम बराबर सी, और सी बराबर हम जानते हैं, सी बराबर हमने क्या लिया था, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो। तो यहाँ से क्या हो गया ए बी का इनवर्स बराबर सी के बराबर क्या लिया था अपन ने, बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स, और यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार हमारी ये थ्योरम होती है कंप्लीट, और यहाँ तक इसका बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब होती है कंप्लीट। इसके बाद में करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ तक आप सभी इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा, और सभी ट्राई करेंगे कि जो चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा उससे।